हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के अपने तीसरे वीडियो जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके पिछले में फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पीछे के 2 वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि ये मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आप एक साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाकर किसी दीवार में टकरा गए, या आपने जानबूझकर जाकर दीवार में धक्का मारा साइकिल से। आपकी वेलोसिटी धक्का मारते समय थी 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज द बाइसिकल। साइकिल से हम लोगों ने धक्का मारा एंड द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा एक एग्जांपल वो देखते हैं कि हम एक किसी भारी व्हीकल से, फॉर एग्जांपल एक ट्रक से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलते हुए हमने जाके दीवार में धक्का मारा। आप देखिएगा ध्यान से कि साइकिल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही है और ट्रक की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन आप जरा होने वाले नुकसान के बारे में सोचिए। आप अगर दीवार पर साइकिल से जाकर धक्का मारेंगे तो थोड़ा सा आपकी साइकिल को चोट पहुंचेगी और थोड़ी सी दीवार को पहुंचेगी, बट नथिंग मोर डैमेज। कुछ बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। दीवार में थोड़ा सा इंडेंट होके रह जाएगा और आपकी साइकिल में भी थोड़ा सा कुछ इधर उधर होके रह जाएगा। लेकिन अगर उसी दीवार में एक ट्रक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जाकर धक्का मारता है तो दीवार भरभरा कर गिर जाएगी। उस समय जो हमारा नुकसान होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि होने वाला नुकसान जो है वो सिर्फ वेलोसिटी पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। ये बात हमारे समझ में आ रही होगी कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा अंतर का है, साइकिल से धक्का मारने पर कुछ नहीं हुआ है, ट्रक से धक्का मारने पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, दीवार गिर गई है, तो इसका मतलब है कि होने वाला नुकसान सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके अलावा या उसके साथ कोई और भी फैक्टर है जो कि उस होने वाले डैमेज को डील करता है। यहां वेलोसिटी तो दोनों की हमको सेम दिख रही है, तो फिर अंतर किस बात का है? तो अंतर है इन दोनों के मास का। साइकिल का मास बहुत कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक। ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसके द्वारा होने वाला डैमेज भी ज्यादा है। बट केवल मास भी नहीं है, मास के साथ साथ वेलोसिटी है। होने वाला डैमेज जो है वो 2 चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है, मास एंड वेलोसिटी। That is called momentum. The combined effect of mass with velocity is called momentum. This is not the proper definition of the momentum, but this is the understanding of the momentum. मोमेंटम को समझने के लिए हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये मास और वेलोसिटी का एक कंबाइंड इफेक्ट है जो कि मोमेंटम कहलाता है। तो यानी कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. Product of mass and velocity. This is called momentum. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल p. स्मॉल p is equal to mass into velocity. एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मोमेंटम जो है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
तो हम इस पर वेक्टर साइन भी लगाते हैं, और इन दोनों में वेलोसिटी चूंकि हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमको मोमेंटम जो मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। फॉर्मूला क्या मिला हमको? P इज इक्वल टू m इंटू v। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक बॉल है जो 2 kg की है, और ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। ये बॉल यहाँ सामने दीवार पर जाके टकराई, और टकरा के यहाँ से रिबाउंड हुई, और रिबाउंड होने के बाद ये उसी सेम वेलोसिटी से, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से ही इस वापस उल्टे डायरेक्शन में चल पड़ी। तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाए मोमेंटम के बारे में, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में जैसे ही डायरेक्शन बदलेगा, हमारा साइन भी चेंज हो जाएगा। यानी कि इस वाले वेक्टर को अगर हमने प्लस लिया, तो इसको माइनस लिया होगा या लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने इसको प्लस डील किया है, तो इसका मोमेंटम P1 लिख लिया, दैट इज द मास 2 kg इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। आप यूनिट भी देख लीजिए, यहाँ हमने 2 kg का मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड से किया, तो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम? kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट जो होती है वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। एक बात हमको यहाँ और पता चल गई, मोमेंटम की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली अगर इसका मोमेंटम हम देखेंगे, तो इसका मोमेंटम लिखा जाएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड। Why minus? Because direction is reversed. P2 is equal to -20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे मोमेंटम की बात है। शुरुआत में हमारा मोमेंटम, यानी हम इसको इनिशियल मोमेंटम भी एक तरीके से बोल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज द 20 kg मीटर पर सेकेंड, एंड द फाइनल मोमेंटम इज -20 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस ऊपर वाले को नेगेटिव लेना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये बस अंतर किस बात का आएगा? सिर्फ इनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा +20 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि हाउ टू डील द साइन इन मोमेंटम। अब आते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है, पहले हम वो स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन समझेंगे, उसका एप्लीकेशन और उससे मिलने वाला फॉर्मूला क्या क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट क्या लफड़ा आ गया भाई? ये रेट क्या है? तो रेट का मतलब होता है कि मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे बाद में वो इक्वल टू आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
applied net external force, applied net external force। चलिए भाई, ये डेफिनेशन तो हो गई, समझ में आ गई यही बात, लेकिन डेफिनेशन रट लिया, बात कुछ बहुत क्लियर नहीं हुई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास था, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे m मास का एक ऑब्जेक्ट लिया है और ये u मीटर पर सेकंड से चल रहा है। थोड़ी देर बाद का मतलब ये कि आफ्टर t सेकंड, आफ्टर t सेकंड, t सेकंड का मतलब हो सकता है कि 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, जो भी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो v मीटर पर सेकंड हो गई। ये इनिशियली u मीटर पर सेकंड से चल रहा था, आफ्टर t सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकंड। तो हमको निकालना जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले निकालते हैं दोनों जगह का मोमेंटम। यहाँ का मोमेंटम आएगा mu, यहाँ का मोमेंटम आएगा mv, यहाँ का मोमेंटम हुआ mv, यहाँ का मोमेंटम हुआ mu, यानी कि इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, शुरुआत का मोमेंटम mu, बाद का मोमेंटम mv। तो जब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो हमेशा चेंज निकालने के लिए हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ कि हमेशा हम लोग फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास फाइनल मोमेंटम कितना है mv और इनिशियल मोमेंटम कितना है mu, ये निकाल लिया। ठीक, कितनी देर में ये चेंज हुआ है, तो ये चेंज हुआ है t सेकंड में। ये मोमेंटम mu से mv कितनी देर में हो गया है, तो ये t सेकंड में हो गया है। तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा पर यूनिट टाइम का यही मतलब होता है। अगर हमको मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम निकालना है तो इसका मतलब है कि अगर ये चेंज t सेकंड में हुआ है तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैं केवल यहाँ रेट ऑफ चेंज ही लिख रहा हूं। रेट ऑफ चेंज कितना हुआ mv माइनस mu अपॉन t। इस बात को हम लोग यहीं रोकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो mv माइनस mu हुआ, यानी कि रेट ऑफ चेंज यानी चेंज पर सेकंड दैट इज mv माइनस mu बाई t। चलिए, यहाँ जो बात लिखी गई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम इसके दूसरी लाइन पे आते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब ये है कि हम इस चेंज का कारण ढूंढते हैं कि इसके मोमेंटम में चेंज हुआ क्यों, क्या कारण रहा होगा इस मोमेंटम चेंज के पीछे। तो वो कारण ढूंढने के लिए बिल्कुल बेसिकली चलते हैं। भाई मोमेंटम क्यों चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज हो गया कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मास तो सेम रहा, मोमेंटम में दो ही चीजें आनी है, एक मास आना है, एक वेलोसिटी आनी है। तो या तो मास चेंज हो जाए तो मोमेंटम बदल जाएगा, या वेलोसिटी चेंज हो जाए तो मोमेंटम बदल जाएगा। तो यहाँ मास तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो गया। फिर सोचते हैं कि यार वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई। हमको जब कारण ढूंढना है तो हम बिल्कुल उसके रूट कॉज तक जाएंगे। रूट कॉज तक जाने का मतलब हुआ कि पहले हमने पकड़ा, पहला जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस केस की इन्वेस्टिगेशन में पहला जो क्लू मिला हमको, जो सुराग मिला मोमेंटम चेंज होने का, वो मिला कि भाई वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ। तो फिर अब उसके अगले सुराग की तलाश में कि भाई वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई।
तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ होगा, तो या तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो हो गया होगा या फास्ट हो गया होगा। तो चलिए, वेलोसिटी चेंज होने का कारण जो है वो एक ही शख्स हो सकता है और वो शख्स है फोर्स। कि अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा तभी वो वेलोसिटी में चेंज आया होगा। क्योंकि हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि फोर्स इज अ कॉज व्हिच मे चेंज और ट्राई टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको धीरे से तेज कर सकता है या तेज से धीरे कर सकता है। तो यानी कि पक्का है कि इस पर कोई ना कोई एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया होगा। अब हमको दोनों चीजें मिल गई हैं। यहाँ पे हमको मिल गया है रेट ऑफ चेंज और यहाँ हमने ये क्लू फाइंड आउट किया है कि ये चेंज होने का रीजन क्या था। तो ये चेंज होने का रीजन था फोर्स। अब जो हमारा लॉ बोल रहा है कि ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। न्यूटन्स का सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल स्वरूप में ले आए, मैथमेटिकल फॉर्म में ले आए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t। अब जो बात आती है वो ये है, आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो आई एम डिलीटिंग दिस। और यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला मिल के आया है वो मिला F इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू M कॉमन ले लेते हैं और यहाँ देखेंगे तो ब्रैकेट में आएगा V माइनस यू बाई टी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए तो आपको ये दिखेगा कि जो ब्रैकेट में V माइनस यू बाई टी लिखा हुआ है यही एक्सेलरेशन होता है। यानी यहाँ पे जो हमको फॉर्मूला मिला वो मिला F प्रोपोर्शनल टू MA। अब हम लोग जब प्रोपोर्शनल साइन हटाना चाहते हैं तो हमको कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है फॉर दिस सिचुएशन 1, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो 1 हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू MA। यही न्यूटन्स सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है और स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।